सीटेट पेपर 2 मैथ्स पेडागोजी के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी। मतलब कक्षा में क्या किया जा रहा है, मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाया जा रहा है। तो रणनीतियाँ दी गई हैं 4, उसमें से बताना है कि कौन सी जो रणनीति है वो उपयुक्त होगी। पहला दिया हो गया है कि आईसीटी का उपयोग करना, दूसरा रोल प्ले करना, मॉडलों का उपयोग करना और बहुत सारी समस्याएं या प्रश्न देना। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो रोल प्ले होगा। रोल प्ले क्या होता है, भूमिका निर्वाह होता है। ठीक है जी, भूमिका निर्वाह करना। भूमिका निर्वाह में छात्रों द्वारा गतिविधियाँ की जाती है और छात्र उसमें क्या होते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इसलिए क्या है कि मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए जो उपयुक्त रणनीति होगी वो रोल प्ले होगी, क्योंकि जो छात्र हैं वो गतिविधियाँ करेंगे और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह के आप और भी जो वीडियोस है पेडागोजी से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से और भी जो वीडियोस है वो वॉच कर सकते हैं। 150 से 200 ऑब्जेक्टिव यदि आप सॉल्व कर लेते हैं पेडागोजी के लिए तो निश्चिंत हो जाइए। ठीक है जी, पेडागोजी के सेक्शन से आपको फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, छात्रों के विकास की निगरानी करना। ठीक है जी, तो ये तो उद्देश्य है कि छात्रों के विकास की निगरानी करना कि छात्र का जो विकास है वो किस स्तर तक हुआ है। निर्देशक निर्णय लेना और पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। ठीक है, लेकिन इसमें जो दिया गया है कि प्रदर्शन के आधार पर छात्रों की रैंकिंग करना। तो हमें क्या है, कभी भी छात्रों की रैंकिंग नहीं करनी है और ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता कि हम रैंकिंग करें। ठीक है जी, बच्चे ऐसे में क्या हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे और शिक्षण प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, डी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो विधि है वह सबसे उपयुक्त होगी। तो जो विधि है जो सबसे उपयुक्त होगी वो समस्या समाधान विधि। ठीक है जी, छात्र समस्या का समाधान करके प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे। किस विधि से, समस्या समाधान विधि से। राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, एक मिनट, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम विकल्प पढ़ लेते हैं। पहला है कि एक समस्या को कई बार हल करना। तो बताइए, प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए क्या आवश्यक है कि एक समस्या को कई बार हल करना। दूसरा ऑप्शन है कि किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना। तीसरा, सभी सूत्रों को याद करना। और चौथा है कि शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना। तो देखिए क्या है कि हमें बच्चों से नकल नहीं करवाना है, सूत्र याद नहीं करवाना है और एक ही समस्या को बार बार हल करवा के परेशान नहीं करना है। तो क्या बेस्ट होगा, किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। ठीक है, पूछताछ की रणनीति के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या सही होगा। विकल्प दिए गए हैं 4। मतलब देखिए क्या होता है कि गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति, मतलब यदि छात्र को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वह पूछ रहा है तो वह पूछताछ की रणनीति हो गई। इसके बारे में हमें बताना है, तो हम विकल्प पढ़ लेते हैं और फिर बताते हैं। चलिए, पहला हमारा जो विकल्प है वो दिया गया है कि छात्र को हतोत्साहित करना चाहिए। तो छात्र को हमें क्या नहीं करना, हतोत्साहित नहीं करना है। कक्षा को
कोलाहलपूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है, उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है, ऐसा नहीं होता। बच्चे के अंदर जो तनाव पैदा नहीं करेगी। क्या सही हो जाएगा? चौथा विकल्प, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करेगी। देखिए बच्चे क्या करेंगे, पूछताछ करेंगे, पूछताछ से वो कुछ बोलेंगे, मतलब अपने विचार को व्यक्त कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया। क्या कर रहे हैं कि एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, बच्चे क्या है, क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में है। तो इस भ्रम का कारण क्या हो सकता है? विकल्प पढ़ते हैं और कारण जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता, ऐसा नहीं है। बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है, याद करवाना भी नहीं है। ठीक है जी, याद नहीं करवाना है। चलिए, और क्या कहा गया है कि कक्षा 8 के शिक्षार्थी के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो क्षेत्रफल का मापन है वो क्षेत्रफल के मापन की जो अवधारणा है वो कठिन विषय है। क्या राइट आंसर होगा? सी होगा इसका राइट आंसर। कैसे होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या है, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया। गणित शिक्षण में तथ्यों को यदि दैनिक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत किया जाएगा तो छात्रों को तथ्य समझने में आसानी होगी और गणित शिक्षण के कार्य में रोचकता आएगी। हमारा राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ कि ये एक्चुअली में क्या है। कक्षा में क्या होता है, कुछ बच्चे धीमी गति से सीखने वाले होते हैं और कुछ छात्रों को क्या है, कठिनाई होती है, और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो त्रुटि करते हैं। तो इन सब का कारण क्या होता है? ठीक है, इन सब का कारण क्या होता है? तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि नैदानिक परीक्षण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम एक नैदानिक परीक्षण करते हैं, उससे हम इस चीज़ की जानकारी ले लेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों की समझ में अंतर जानना। टू नाउ द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के समझ में अंतर क्या है, मतलब कहाँ बच्चों को परेशानी हो रही है, क्यों कुछ बच्चे धीमी गति से सीख रहे हैं, उन्हें कहाँ कठिनाई हो रही, कहाँ वो त्रुटि कर रहे हैं, ये सब चीज़ें का जो टेस्ट है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। जो उपचारात्मक जो शिक्षण है वो सहायक है, वो किस चीज़ के लिए सहायक वह पूछा गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बता दूं। देखिए, छात्रों की समस्या का समाधान करने के लिए, ठीक है, छात्रों की समस्या का समाधान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का हम प्रयोग करेंगे, रिमीडियल टीचिंग कहते हैं। ठीक है, छात्रों की समस्या क्या है और फिर उसका हमें समाधान कैसे करना है, तो समाधान करना उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। अब आप देखें विकल्प में कि कहाँ हमें ऐसा मिलता है। पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए, तो पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए नहीं है, पाठ की पुनरावृत्ति करने के लिए नहीं है, खेल मार्ग की विधि द्वारा शिक्षण के लिए भी नहीं है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? वो होगा कि कमज़ोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उनकी समस्या का समाधान करना रिमीडियल टीचिंग होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? विजुअलाइजेशन, रटना, आकलन करना, मापन करना। तो देखिए गणितीय प्रक्रिया क्या है? विजुअलाइजेशन है, आकलन करना हो गया, मापन करना हो गया। लेकिन जो रटना है ना, रटना, ये क्या नहीं है? गणितीय प्रक्रिया नहीं है। राइट आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का,
आप हमारी मदद के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो क्रियाकलाप है वो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें से जो उपयुक्त नहीं है ना वो वाद विवाद है। वाद विवाद द्वारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण संभव नहीं है। शेष तीनों जो हैं परियोजना है, सर्वेक्षण है और समाचार पत्र रिपोर्ट के द्वारा सर्वेक्षण संभव है। वाद विवाद द्वारा वाचन कौशल, तर्क क्षमता, विषय वस्तु की स्पष्टता इत्यादि जो कौशल है वो विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त नहीं है वो हमें बताना था। तो क्या उपयुक्त नहीं, इसके लिए वाद विवाद उपयुक्त नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।